नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि पेट में जो है अपठित गद्यांश के दो अपठित गद्यांश आपके पूछे जाते हैं, जो जिसमें है कि एक एक में 5-5 प्रश्न का दोनों होता है, जो 10 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम के समय में जब बैठते हैं तो पेपर मिलता है। पेपर मिलने के बाद क्या होता है कि जैसे अपठित गद्यांश को हम लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि इसको सभी प्रश्नों के करने के बाद लास्ट में जो है इसको करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि लास्ट में हम लोग इसको देखते हैं तो बाद में जैसे सभी प्रश्नों करने के बाद क्या होता है कि टाइमिंग नहीं बचता। तो टाइमिंग ना बचने की वजह से हम लोग प्रश्नों को छोड़ने लगते हैं, सोचते हैं कि क्या करें, समय अब तो बचा ही नहीं है, बाकी जो समय बचा और सब प्रश्नों पे दें। तो इसमें क्या है कि आपको ये 10 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपको इन प्रश्नों यहाँ से देखना है कि क्या कैसे कैसे क्या प्रश्नों के आंसर को हम कैसे ढूंढते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इन प्रश्नों को हमें करना है, कम समय में करना है, हमको इन प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। तो जैसे दोस्तों, ये आपका है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए, उचित विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए। तो आपका गद्यांश इसी टाइप में दिया रहेगा दोस्तों। जैसे एग्ज़ाम के समय में आपको 2 गद्यांश इसी सब ऐसे दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको पहले स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसको पहले पढ़ना चालू कर देते हैं, पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं कि जैसे प्रश्नों को देखते हैं, फिर प्रश्नों को एक प्रश्न को देखेंगे, फिर आके गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसमें तो इसमें ज़्यादातर समय ज़्यादा व्यतीत होने लगता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इनके 5 प्रश्न को देख लेना है कि 5 प्रश्न क्या क्या है, और उसको बहुत अच्छे से देखना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें क्या है, प्रश्न 1 है, अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का कारण क्या था। तो दोस्तों, ये चीज़ है कि हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अफ्रीका में जो है प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का कारण क्या था। तो हमको यहाँ से ऑप्शन भी चेक कर लेना चाहिए कि इसमें क्या है, निर्धनता और धार्मिकता पर आधारित भेदभाव है, रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित है भेदभाव, और सी है धार्मिक भिन्नता पर आश्रित भेदभाव, और डी है विदेशी होने से उत्पन्न मनमुटाव। दोस्तों, ऐसे हमको प्रश्नों को पढ़ लेना है, ऑप्शन को पढ़ लेना है। तो क्या इससे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को आइडिया लग जाता है कि इसका क्या होना चाहिए, जैसे पीड़ित होने का क्या कारण है। तो जैसे प्रश्न दूसरा देखते हैं, गांधी जी के अफ्रीका वासियों और भारतीय वासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे। जो गांधी जी थे अफ्रीका वासियों और भारतीयों के मध्य में क्या स्थापित करना चाहते थे। तो अभी हम लोग जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा ये क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, एक एक प्रश्न जो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें है कि जैसे ऑप्शन ए है सहज प्रेम एवं सहयोग की भावना को, ऑप्शन बी है पारिवारिक अपनापन की भावना को, सी है अहिंसा एवं सत्य की प्रति लगाव, और डी है विश्व बंधुत्व की भावना को। जैसे तीसरा प्रश्न है, भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था। इसमें जैसे ऑप्शन है संगठन की भावना पर, ऑप्शन बी है नैतिक मान्यताओं पर, ऑप्शन सी है राष्ट्रीयता के विचारों पर, और ऑप्शन डी है शांति की सद्भावना पर। तो इसमें दोस्तों अभी हम लोग जब उसको पढ़ेंगे तो यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे इसको। जैसे चौथा है आपका, बंधुत्व मैत्री आदि गुणों की पुष्पों के साथ तुलना आधारित है। तो किस पे है, उसकी सुंदरता पर, उसकी कोमलता पर, उनके अपनत्व पर, उनके कायिक प्रभाव पर। तो प्रश्न 5वां है, गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ये सब दोस्तों जब हम लोग गद्यांश पूरा पढ़ लेंगे तो उसका शीर्षक वहीं से पता चल जाएगा। जैसे है अफ्रीका में गांधी जी, प्रवासी भारतीय और गांधी जी की नैतिकता, और गांधी जी की विदेशी शासन के बारे में जैसे बताया गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को हमको यहाँ से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद हम यहाँ से उसको देखते रहेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो जैसे दोस्तों इसमें पहला देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों का मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के मानव मात्र समानता स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया।
इसी के साथ उन्होंने भारतीयों के नैतिक पक्ष को जगाने और सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न किया। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वह मानव के बीच काले गोरे या ऊंच नीच का भेद ही मिटाना पर्याप्त नहीं समझते थे, वरन उसके बीच एक मानवीय, स्वाभाविक, स्नेह और हार्दिक सहयोग का संबंध भी स्थापित करना चाहते थे। तो वहाँ के जो लोगों के बीच में जो है वो स्नेह और हार्दिक सहयोग का संबंध भी स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद जब वे भारत आए तब उन्होंने इस प्रयोग को एक बड़ा व्यापक रूप दिया। जैसे वहाँ से जब उन्होंने भारत में आए तो वहाँ के बारे में लोगों को बताए, क्या क्या वहाँ पे कैसे कैसे भारत के प्रवासियों के साथ क्या हो रहा है, उसके बारे में जब यहाँ पे बताएं। विदेशी शासन के अन्याय, अनीति, विरोध उन्होंने जितना भी सामूहिक प्रतिबंध संगठित किया। तो जैसे जो विदेशों में जो यहाँ के भारतीयों के जो प्रवासी वहाँ पे गए थे, उनके साथ क्या क्या अन्याय हो रहा था, क्या अनीति हो रही थी, तो उसके विरोध में उन्होंने एक जो है प्रतिरोध संगठित किया, एक बहुत बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया, लोगों को जैसे इकट्ठा किए तो उसके बारे में चर्चा की। तो उसकी मिसाल संसार से इतिहास के अन्यत्र नहीं मिलती, पर इसमें उन्होंने सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखा है कि प्रतिरोध में कहीं भी कटुना, प्रतिशोध की भावना अथवा कोई भी ऐसी अनैतिक बात ना हो जिसके लिए विश्व मंच पर भारत का माथा नीचा हो। तो उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा कोई भी हम लोग निर्णय नहीं लेंगे जिससे भारत की जो है मान सम्मान जो भी हो वो विश्व के स्तर पर वो झुके। ऐसा गांधी जी इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे कि बंधुत्व, मैत्री, सद्भावना, स्नेह आदि गुण मानवता रूप टहनी है, ऐसे पुष्प हैं जो सर्वदा सुगंधित रहेंगे। इन्होंने जो एक शांतिपूर्ण तरीके से चाहते सोचते थे, जैसे ये था कि जैसे इसमें होता है कि मैत्री, सद्भावना, बंधुत्व, ये सब अपना जो है इसने हर चीज़ को बना रहे, इसके अनुसार जो है उन्होंने जो संगठन किया था, बस इसी के आधारित पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे गद्यांश को ऐसे आराम से इसको सिंपली पढ़ लेंगे, उसके बाद अब प्रश्नों को देखते हैं। जैसे प्रश्न क्या पूछा है, अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था? जैसे उसमें पूछे गए प्रश्न, अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का कारण क्या था? तो उनकी निर्धनता और धार्मिकता पर आधारित भेदभाव, रंग और सामाजिक स्तर पर संबंधित भेदभाव, धार्मिक भिन्नता पर आश्रित भेदभाव, विदेशी होने से उत्पन्न मनमुटाव। तो इसमें क्या था उनके? तो इसमें जैसे यहाँ पे देखिए जो ये रंग है, काले गोरे रंग, ऊंच नीच, यही मतलब यहाँ से जो है इसी के आधार पर उनके पीड़ित होने का कारण था। तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसमें है रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव के कारण जो है उनका पीड़ित होने का कारण था। अब प्रश्न दूसरा है, जैसे गांधी जी अफ्रीका वासियों और भारतीय वासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे? तो जैसे ऑप्शन ए सहयोग, प्रेम और एवं सहयोग की भावना, ख है पारिवारिक पारिवारिक अपनापन की भावना, सी है अहिंसा एवं सत्य के प्रति लगाव, और डी है विश्व बंधुत्व की भावना। तो जो गांधी जी अफ्रीका और भारतीयों के मध्य में जो है सहज एवं प्रेम सहयोग की भावना, दोनों के बीच में सहज एवं सहयोग प्रेम की भावना को स्थापित करना चाहते। तो ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, सहज प्रेम एवं सहयोग की भावना। प्रश्न जैसे तीसरा है, भारत में गांधी जी का विदेशी शासन प्रतिरोध किस पर आधारित था? तो ऑप्शन ए संगठन की भावना पर, ऑप्शन बी है नैतिक मान्यताओं पर, ऑप्शन सी है राष्ट्रीयता के विचारों पर, ऑप्शन डी है शांति के सद्भावना पर। तो जब गांधी जी विदेश से जब भारत में आए तो उन्होंने वहाँ के जो प्रवासियों पर जो बीत रहा था उसके लिए उन्होंने एक संगठन का स्थापित किया था। तो जैसे उसमें क्या हो जाएगा, संगठन की भावना पर उनका जो प्रतिरोध था वो संगठन की भावना पर आधारित था। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जैसे प्रश्न चौथा है, बंधुत्व, मैत्री आदि गुणों की पुष्पों की तुलना आधारित है। तो जैसे इसमें क्या है, ऑप्शन ए उनकी सुंदरता पर, ऑप्शन बी है उनकी कोमलता पर, ऑप्शन डी उनके अपनत्व पर, ऑप्शन डी उनके कायिक प्रभाव पर। जो उनके जैसे जो बंधुत्व है, मैत्री, इनके गुणों पर जो पुष्पों के साथ तुलना आधारित किस पे किया गया है? तो उनके जैसे अपनत्व पर, उसे अपनापन पर। तो ऑप्शन डी सी के साथ चला जाएगा, उनके अपनत्व पर।
जैसे प्रश्न 5वां है, गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ऑप्शन है अफ्रीका में गांधी जी, प्रवासी भारतीय और गांधी जी, तीसरा है गांधी जी की नैतिकता, और डी है गांधी जी के विदेशी शासन। तो वहाँ पे जो गद्यांश का आपका शीर्षक क्या कहता है? गांधी जी की नैतिकता के बारे में बताया है। तो दोस्तों ये रहे आपके 5 प्रश्न, और चल रहे हैं दोस्तों अगले गद्यांश पर हम लोग। तो दोस्तों दूसरा गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और उचित विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए। तो इसमें भी हमको वही पहले करना है। सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन क्या कह रहा है, जनसंकुल का क्या आशय है? जनसंकुल का क्या आशय है? ऑप्शन जैसे हो जाएगा जनसंपर्क, बी है भीड़ भरा, ऑप्शन डी है जनसमूह, ऑप्शन डी है जनजीवन है। उसमें जैसे दूसरा प्रश्न है, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता है? आम की छतनार, दोस्तों आप लोगों का प्रश्नों को खूब ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्नों को अगर यदि पढ़े रहेंगे तो वहाँ से ऑप्शन एक ही बार में आप आराम से सिंपली आप निकाल लेंगे। नहीं तो क्या होता है कि उसको एक बार वहाँ से पढ़ेंगे, फिर आएंगे ऑप्शन पे, फिर ऑप्शन पर से फिर वहाँ पे जाएंगे, तो समय बहुत ज़्यादा व्यतीत करना पड़ता है। तो समय आपका जैसे है कि कम समय में हमको ज़्यादा क्वेश्चन करना है, गद्यांश भी लंबे लंबे दिए रहते हैं, तो इसलिए हमको पहले ऑप्शन को पढ़ लेना है, क्वेश्चन को, ऑप्शन को, उसके बाद फिर जो है गद्यांश पे जाके वहाँ से हम सिंपली आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, का है यात्रियों को ठंडक मिलती थी, खा है यात्रियों को विश्राम मिलता था, और गा है यात्रियों को थकान मिटती थी, और घा है यात्रियों को हवा मिलती थी। तो दोस्तों अभी हम जब गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर जो है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तीसरा जैसे प्रश्न है, शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? जैसे का है नीरस, खा है जड़ वृक्ष, गा है ढूंढ वृक्ष, और घा है हीन वृक्ष। तो देखेंगे अभी दोस्तों गद्यांश पढ़ने के बाद। चौथा, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के सरमाने का क्या कारण था? जैसे ऑप्शन इसमें उसका अधिक हरा भरा और सघन होना, अब खा है हवा की आवाज़ सुना ही देना, गा है अधिक फल फूल लगना, और घा है अधिक ऊंचा होना। पांचवा प्रश्न है, आम के अभाग्यपन के संभवतः एक ही सुखद अपवाद था। तो दोस्तों इस प्रश्न जो हमको वहाँ से सब अभी आराम से क्लियर हो जाएंगे। आप लोग आराम से खाली पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसका नीरस हो जाना, ऑप्शन ए है उसका नीरस हो जाना, ऑप्शन बी है संज्ञा लुप्त हो जाना, ऑप्शन डी है जो सी है सूख कर ठूंठ हो जाना, और डी है अनुभूति कम हो जाना। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है चलते हैं गद्यांश को पढ़ते हैं पहले। तो गद्यांश में क्या है, राहें पर खड़ा सदा से ठूंठ नहीं। जैसे जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे पेन से आप हाईलाइट करते चलिएगा, क्योंकि हाईलाइट करने से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हाईलाइटेड फैक्ट चीज़ें रहती हैं वही जो है आंसर उसका हो जाता है। तो जैसे क्या है, जैसे इसमें क्या है, राहें पर खड़ा है सदा से ठूंठ नहीं, दिन थे जब वह हरा भरा और उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोहियों की थकान अनजान दूर करता था। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है धीरे धीरे थकान दूर करता था, कौन करता था? जैसे पेड़ के बारे में बताया गया है। अब पेड़ कौन सा पेड़? जैसे कोई बटोही कोई पथिक जा रहा है, तो जैसे धूप है, धूप में वहाँ बैठ करके अपना जो है थकान को वो दूर कर रहा है। तो जैसे बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे किसी पेड़ के ही दर्शाया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो दूर करता था पर मैंने उसे सदा ठूंठ ही देखा, पत्रहीन शाखाहीन निवलंबन जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकलकर, पृथ्वी रूपी, देखिए इसको हाईलाइट आप कर लीजिए, अधर से ही टंग गया हो। रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है, और
अगर चितेरे को छायाचित्र बनाना है तो शायद उसका यह अभिश्राप ना मिलेगा। तो इसमें जैसे बताया दोस्तों, रात को वह काले भूत सा लगता है, जैसे रात में जो है वह काले भूत के समान लगता है, दिन में उसकी छाया गहरी नहीं हो पाती। तो दिन में जो है जैसे क्या होता है, जब किसी पेड़ का है पत्ता सूख गया है तो दिन में उस पर छाया मिल ही नहीं पाती। जिसका काला उसका जिस्म, और अगर चितेर छायाचित्र बना हो तो शायद उसका सा अभिश्राप और ना ही मिलेगा। प्रचंड धूप में भी उसका सूखा शरीर उतनी ही गहरी छाया जमीन पर डालता जैसे रात की उजियारी चांदनी में। जब से होश संभाला है, जब से आंख खोली है, देखने का अभ्यास किया, तब से बराबर मुझे उसका निस्पंद नीरस अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ा। पर पिछली पीढ़ी के जानकर कहते हैं कि एक ज़माना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे। देखिए दोस्तों, किसके शर्माने की बात की जा रही है? पीपल और बरगद, लेकिन अभी ये नहीं बताया किस पेड़ के सामने। और उसके पत्तों से उसकी टहनियों और डालों टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर आज वह नीरव है उस चौराहे का जवाब जिस पर वह उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर राहें मिलती हैं, और उसके सहारे जीवन अविरल बहता है, जिसके कभी जल को जीवन को संज्ञा दी है। उसने निश्चय जाना होगा कि प्राणवान जीवन भी जल का ही है, भांति विकल अविरल बहता है। सो प्राणवान जीवन मानव संस्कृति का उल्लास उपहार किए लिए उन चारों राहों को संधि पर मिलाता था। मतलब जो चार राह था, पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण, उन चारों राहों के समूह में वो एक बीच का मध्यस्थ में रहता था। उसके एक कोण में उस प्रवाह को मिल एकांत शुष्क आज ढूंढ खड़ा है। उसके अभ्याज्ञों परंपरा में संभव एक ही सुखद अपवाद है। उसके अंदर एक स्नेह सूख जाने की संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके जो है गद्यांश हो गए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन पे क्या क्या कह रहा है, जैसे इस यहाँ पे दे दिया जनसंकुल का आशय क्या है। प्रश्न पहला है जनसंकुल का आशय क्या है। तो जनसंकुल का आशय जैसे है यहाँ पे दिया है, जनसंकुल पहले में राहे पर खड़ा है सदा ठूंठ नहीं, एक दिन जब वह हरा भरा था तब जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोहियों की थकान को दूर करता था। तो इसमें क्या जैसे क्या है, ऑप्शन है जनसंपर्क, भीड़ भाड़, जनसमूह, जनजीवन। तो इसमें जो है जैसे जितने जनसंकुल आते जाते थे, जैसे वहाँ पे भीड़ भाड़ जितना इकट्ठा होते थे तो सबको वह जो है छाया देता था। तो इसमें ऑप्शन पहले का बी हो जाएगा, भीड़ भरा। दूसरा है आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था। आम की जो छतनार डालियां हैं, जो जैसे छतनार डालियां का अर्थ है कि जैसे जो उसके डालियां हैं वो सब फैली हुई हैं, तो उससे क्या होता था लोगों, जैसे ऑप्शन ए यात्रियों को ठंडक मिलती थी, ऑप्शन बी है यात्रियों को विश्राम मिलता था, ऑप्शन सी है यात्रियों को थकान मिटती थी, ऑप्शन डी है यात्रियों को हवा मिलती थी। जो आम के पत्तों की जो डालियाँ थीं वो चारों तरफ फैली हुई थी, तो उससे लोगों को क्या होता था दोस्तों, यात्री को, जब यात्री कहीं से आते जाते थे पथिक, तो वहाँ पे रुक करके अपनी थकान को जो है मिटाते थे। तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यानी दूसरे का ऑप्शन सी होगा, यात्रियों की थकान मिटती थी, तो वो लोग अपना आराम करके अपनी थकान को मिटाते थे। प्रश्न तीसरा है शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो जैसे दोस्तों क्या होता है कि जैसे पेड़ के पत्ते जब पत्तियां गिर जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। उसमें सिंपली यही है, जैसे ऑप्शन है नीरस वृक्ष, ऑप्शन बी है जड़ वृक्ष, ऑप्शन सी है ठूंठ वृक्ष, ऑप्शन डी है हीन वृक्ष। तो जिसके शाखा नहीं है, ना तो वह कोई फल उल दे रहा है, या उसके जो है वृक्ष उसका पूरा सूख गया है, तो उसको हम लोग ठूंठ वृक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठूंठ वृक्ष। प्रश्न 4 है आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था। तो दोस्तों अभी हम लोग पैसेज में पढ़े भी हैं, और यहाँ से इसको हम आराम से ऑप्शन को पढ़ेंगे, थोड़ा केयरफुली होकर ऑप्शन को पढ़िए और उसको सोचिए, और फिर
ऑप्शन को आंसर बताइए क्या होगा। जैसे है का है उसका अधिक हरा भरा और सघन होना, खा है हवा की आवाज़ सुनाई देना, और ग है अधिक फल फूल लगना, और डी है घा है अधिक ऊंचा होना। तो जो आम जो पीपल और बरगद के जो पेड़ थे, तो उसके जो आम के वृक्ष के हरा भरा होने के कारण जो है वो लोग शर्मा जाते थे, यानी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। उसका अधिक हरा भरा होने के और सघन होने के कारण पीपल और बरगद भी शर्मा जाते थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 5 है, आम के अभागेपन में संभवतः एक ही सुखद अपवाद था। आम के अभागेपन में संभवतः एक ही अपवाद था, उसका नीरस हो जाना, संज्ञा लुप्त हो जाना, सुख का ठूंठ हो जाना, अनुभूति कम हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का संज्ञा लुप्त हो जाना। आम के अभागेपन का जैसे क्या होता है ना कि जैसे आम का पहले बताया गया ना, गद्यांश में आपको बताया गया कि आम का यहाँ पे पहले पेड़ था, बहुत हरा भरा था, बहुत इसके मतलब टहनियाँ जो है बहुत गजीन थे, पत्ते भी बहुत थे यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे से हवा हवा सब मिलता था। तो अब वो चीज़ें लुप्त हो गई हैं, तो इसके सुखद का अपवाद यही चीज़ बताया गया कि जैसे अपवाद में कहा है तो बहुत पहले था, भविष्य में था लेकिन वर्तमान में नहीं है, इसके लिए ये बताया गया। तो ऑप्शन 20 है। दोस्तों ऐसे आप लोग गद्यांश के 10 प्रश्न को आराम से आप लोग कर सकते हैं, तो इससे डर के भागना नहीं चाहिए। इसको क्या है कि पहले अगर यदि आप ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऑप्शन से आप गद्यांश पे जाएंगे तो आपका बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग दोस्तों राहुल स्टडी पॉइंट पर बने रहिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन भी दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो दोस्तों बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।